नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशु और आज फिर एक बार मैं लेकर आया हूं बेहद ही डरावनी कहानी। इस कहानी को हमारे दोस्त पंकज ने हमें भेजा है। कहानी शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए कहानी शुरू करते हैं। नरीपुरा गांव सूरज की रोशनी में नहाया हुआ था। यह गांव प्राकृतिक सुंदरता से भरा हुआ था। चारों ओर हरे भरे पेड़ पौधे और कल कल बहती नदी गांव की सरहद का काम करती थी। शहर की ओर जाने के लिए यहां से दो रास्ते जाते थे। एक रास्ता पर शिव मंदिर के कुछ दूर बने घाट को पार करके जाना होता था और दूसरा रास्ता लेने पर आपको आगे 2 किलोमीटर दूर पुल से जाना होता। इस गांव का मुखिया था कमलेश कुमार। कमलेश की उम्र 27 साल थी और वो अपने छोटे भाई और दादाजी के साथ रहता था। कमलेश के पिताजी का देहांत होने के बाद उसने नौकरी ना करते हुए शहर छोड़ के गांव में ही रहकर घर और खेती की जिम्मेदारी संभाली। आज खेत से आने के बाद वो आराम करने बैठा था और बगल में दादाजी अखबार पढ़ रहे थे। दादाजी ने उसके छोटे भाई ब्रिजेश के बारे में पूछा। अरे ब्रिजेश कहाँ रह गया? जी, वो तो नदी के रास्ते शहर गया है घर का सामान लाने। नदी के रास्ते? दादाजी ने चेहरे पर चिंता के भाव लाते हुए पूछा। हाँ, दोपहर के खाने का समय हो रहा था तो मैंने उसे छोटे रास्ते से जाने को कहा ताकि वो जल्दी वापस आ सके, ब्रिजेश ने उत्तर दिया। अरे बेवकूफ, मैं बचपन से तुम दोनों को उस रास्ते की तरफ जाने से मना करता आया हूं, फिर भी ऐसी गलती कर दी, दादाजी ने भड़कते हुए कहा। क्या दादाजी, अब हम बच्चे थोड़ी हैं जो जंगल और नदी के रास्ते जाने से डरे, ब्रिजेश ने हंसते हुए कहा। तुम नहीं जानते कि उस रास्ते में कैसी बला है इसलिए हंस रहे हो। बस भगवान से दुआ है कि ब्रिजेश सही सलामत लौट आए, दादाजी ने गंभीर स्वर में कहा। तभी कमलेश के फोन की घंटी बजी। अस्पताल से कॉल था। उसके भाई की बाइक का एक्सीडेंट हो गया था। अस्पताल से कॉल आते ही वह गाड़ी की ओर भागा और अपनी कार को पूरी गति से दौड़ा दिया शहर की तरफ भाई से मिलने की बेचैनी में। उसके मन में अनेक विचार आ रहे थे। दादाजी ये नदी वाले रास्ते के बारे में क्या कह रहे थे? उस रास्ते की क्या कहानी है? ऐसी कौन सी बला है उस डगर में? ये सारे प्रश्नों को मन में लिए वो अस्पताल की ओर बढ़ रहा था। उसे अब एहसास हो रहा था कि शायद दादाजी की बात ना मानकर और ब्रिजेश को उस रास्ते भेजकर उसने बड़ी गलती कर दी थी। उस याद आया कि पिछले महीने ही तो उदय सिंह काका के लड़के की भी रहस्यमय मौत हुई थी उसी रास्ते में। उसकी लाश भी नदी के किनारे घाट पे मिली थी। आखिर कुछ तो रहस्य छुपा हुआ है उस नदी और रास्ते में जो अभी तक अनसुलझा है। अस्पताल पहुंचकर कमलेश को पता चला कि उसके भाई को गंभीर चोट तो नहीं आई है, पर वो अब भी बेहोश है। कमलेश ने राहत की सांस ली और ब्रिजेश के बगल में जाके बैठ गया। उसके मन में विचार आया कि बेकार ही डर रहा था दादाजी के बातों से। ब्रिजेश तो लापरवाही से गाड़ी चलाता है, हो सकता है इसलिए एक्सीडेंट हो गया हो। 2 दिन के बाद ब्रिजेश को होश आता है, पर वो कुछ बता पाने की स्थिति में नहीं होता। डॉक्टर कहते हैं कि उसे सदमा लगा है, कुछ समय में आराम हो जाएगा, फिलहाल उसे घर ले जाइए। ब्रिजेश अब घर आ चुका है और 2 दिन आराम करने के बाद उसकी हालत बेहतर है। कमलेश उसके कमरे में जाता है और उसे देखकर राहत महसूस करता है। दूसरे दिन ब्रिजेश की हालत में बहुत सुधार हो चुका है और कमलेश उसके पास आके बैठता है और उसे हादसे के बारे में पूछता है। ब्रिजेश दिमाग पर जोर लगाता है और उस हादसे को याद करके सिहर उठता है। उसका भाई उसे संभालता है और उससे डरने का कारण पूछता है। ब्रिजेश बताता है कि उस दिन मैं नदी के रास्ते बाजार को निकला, तभी नदी किनारे एक बूढ़े बाबा मिल गए। वेशभूषा से कोई सिद्ध सन्यासी लग रहे थे। उन्होंने मुझे रोकने की कोशिश करते हुए कहा, तुम नदी पार करके व्यर्थ ही मुसीबत मोल ले लोगे। तुम नहीं जानते इस नदी को और ना ही इस रास्ते को। ये बड़ा मनहूस है। बच्चा खैरियत चाहते हो तो रास्ता बदल लो या घर लौट जाओ। मैंने उनको अनसुना कर दिया और हंसते हुए आगे बढ़ गया, पर यही मेरी सबसे भूल थी। ब्रिजेश ने आगे बताया कि बाबा की बातों को अनसुना कर मैं नदी की तरफ बढ़ गया और वहां से शहर जाने वाली डगर पकड़ ली। थोड़ा आगे बढ़ने पर जंगल की शुरुआत हो चुकी थी। तभी मुझे एहसास हुआ कि जैसे कोई मेरे पीछे आ रहा हो, पर मुड़कर देखा तो कोई नहीं था। मुझे हंसी छूट गई कि मैं भी कहां बाबा की बातों में आकर भ्रम में फंस रहा हूं। अब मैं बाइक को धीमी कर सुनसान रास्ते के मौज लेते हुए
शहर के तरफ बढ़ रहा था। प्रकृति अपने जलवे बिखेरे हुए थी और मैं मन ही मन गीत गुनगुनाने लगा। तेरा मुझसे है पहले का नाता, कोई यूं ही नहीं दिल लुभाता, जाने तू या जाने ना, माने तू या माने ना। इतना ही गुनगुना पाया था कि अचानक मेरे बाइक के नीचे कुछ आ गया और मेरा संतुलन बिगड़ गया। किसी तरह खुद को और बाइक को संभाल पाया और नीचे उतरकर बाइक के टायर की जांच करने लगा, पर खुशकिस्मती से टायर सही सलामत थे। मैंने ध्यान दिया कि शहर जाने के लिए लगभग आधा रास्ता तो पूरा कर चुका हूं और इस वक्त जंगल के बीचों बीच इस रास्ते पर हूं। मुझे प्यास लगने लगी थी तो गाड़ी खड़ी कर पास बहती नदी में पानी पीने बढ़ गया। मैं हाथ से पानी लेकर पीने लगा ही था कि मुझे आभास हुआ कि कोई झाड़ियों में आसपास मौजूद है। तभी मेरे कानों में आवाज गूंजी, देखो अब खोना नहीं, कभी जुदा होना नहीं, हरदम यूं ही मिले रहेंगे दो नैन, वादा रहा ये इस शाम का, जाने तू या जाने ना, माने तू या माने ना। ये तो वही गाना था जो मैं कुछ देर पहले गुनगुना रहा था। मैं हैरानी से आवाज के सूत्र खोजने की कोशिश करने लगा, पर धीरे धीरे वो गाने की आवाज और तेज होती गई। तभी मुझे मेरे दाहिनी ओर से एक औरत का साया स्पष्ट होते दिखा और कुछ ही देर में एक युवती बंजारण की वेशभूषा में मेरे सामने आ रुकी। मैं सोच में पड़ गया कि ये लड़की कौन है और इस वक्त इस जंगल में क्या कर रही है। मेरे कुछ पूछने से पहले वो बोल पड़ी, मुझे जंगल उस पार के गांव में जाना है, आप अपनी गाड़ी से पहुंचा देंगे बाबूजी। अब मैं बोल पड़ा, पर तुम हो कौन और इस वक्त दोपहर में इस जंगल में क्या कर रही हो और वो गाना क्यों गुनगुना रही थी। तभी वो बोली, आ गले लग जा। क्या? मैंने चौंकते हुए बोला। तो उसने हंसते हुए कहा, मेरी सबसे पसंदीदा फिल्म है ये, आपको इस फिल्म का गाना गाते सुन रही थी, आपने तो वो गीत अधूरा ही छोड़ दिया था, तो बस पूर्ण कर दिया गीत को मैंने हंसते हुए पूछा, पर तुम हो कौन ये तो बता दो कि बस गाना ही गाओगी। तब वह बोली, जी मेरा नाम रश्मि है और मैं नदी के किनारे मंदिर के सामने लकड़ी के कारखाने में अपने पिताजी को खाना देने आई थी, जो वहां पर मुलाजिम है। घर पर मेरे 5 साल का छोटा भाई अकेला है। आपकी गाड़ी यहां दिखी तो सोचा आप जल्दी घर पहुंचने में मेरी मदद कर सकें, बस इसलिए आपकी ओर चली आई। उसकी आवाज में एक अजीब आकर्षण था, पर घूंघट के कारण उसके चेहरे को देखने में असफल था। फिर मैंने उसे गाड़ी पे पीछे बिठाया और धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। अभी कुछ दूर ही बढ़ी होगी मेरी बाइक कि एक हवा का झोंका मेरे चेहरे से टकराया। मैंने चेहरा घुमा के बचने का प्रयास किया और फिर सीधा होकर बाइक चलाने लगा। तभी मेरी नजर बाइक में लगी साइड कांच पे पड़ी और मैं भय से सिहर उठा। हवा के झोंके के कारण रश्मि का घूंघट हट गया था और एक अत्यंत खौफनाक चेहरा मुझे साइड कांच में दिख रहा था। उसकी आंखों की पुतलियां एकदम सफेद थीं और चेहरे पर जगह जगह चोट के निशान थे। उनमें से सुर्ख लाल खून निकल रहा था। सब मिलाकर एक अत्यंत भयानक सूरत थी। मेरी हिम्मत अब जवाब देने लगी थी। मैं पीछे मुड़कर देखने का जोखिम नहीं ले पा रहा था। तभी वो भयानक आवाज के साथ हंसने लगी। क्या हुआ बाबूजी, आपकी हालत क्यों खराब हो रही है? उसने एक सीतकार भरी आवाज में पूछा। फिर उसने जो कहा वो बात तो और भयानक थी। डरो मत बाबूजी, अभी आपको कुछ नहीं होने वाला। आपके और आपके परिवार के पास अभी 15 दिन का वक्त है। आने वाले अमावस्या को मैं आपके परिवार का खात्मा करने आऊंगी, तो आप अभी निश्चिंत रहो। उसने एक भयानक हंसी के साथ कहा। पर तुम ये सब क्यों कर रही हो? मैंने बिना पीछे देखे थोड़ी हिम्मत जुटाकर प्रश्न किया। उसने इस बात पर फिर गाना गुनगुनाया। तेरा मुझसे है पहले का नाता, कोई यूं ही नहीं दिल लुभाता। देखो अभी खोना नहीं, कभी जुदा होना नहीं। इन आखिरी शब्दों के साथ वो हवा में गायब हो गई। मैंने डर के कारण बाइक को तेजी से दौड़ा दिया। शहर के मुख्य सड़क पर पहुंचते ही एक कार से जा टकराया। कमलेश सारी कहानी सुनने के बाद चिंता में पड़ जाता है। अपने परिवार की सुरक्षा कैसे करे, इसका उपाय सोचने लगता है। अचानक उसे ख्याल आता है कि उस नदी और रास्ते की तरफ जाने से दादाजी रोकते थे हमेशा, तो क्यों ना उनसे मदद ली जाए और उन्हें पक्का कुछ तो जानकारी होगी। यह सोचकर कमलेश दादाजी को ब्रजेश द्वारा सुनाई गई सारी दास्तान बता देता है। क्या कह रहे हो? दादाजी चिल्लाए। मंदिर के पास का लकड़ी कारखाना तो कब का बंद हो चुका है, अब वहां तो सिर्फ खंडहर है। कमलेश ने कहा। दादाजी उस कारखाने के बारे में कुछ बताइए।
ताकि उस बला का राज मालूम हो सके। दादाजी बोल पड़े, बहुत साल पहले तुम्हारे पिताजी ने उस कारखाने की शुरुआत की थी और आसपास के गांव के बहुत से मजदूर काम करते उस कारखाने में। तुम्हारे चाचा जी भी काम की देखरेख किया करते थे, पर एक दिन वह अचानक गायब हो गए और कभी लौट के नहीं आए। कारखाने का काम भी धीरे धीरे ठप्प हो गया। तब से वहां खंडहर ही बचा है। कमलेश कारखाने की कहानी जानने के बाद सोच में पड़ गया। इतने सारे मजदूर काम करते थे वहां, अब ये कैसे जाना जाए कि उस स्त्री के पिता कौन थे। कमलेश इसी असमंजस से जूझ रहा था कि अचानक उसे ख्याल आया कि ब्रजेश किसी बाबा की बात कर रहा था जो उसे नदी वाले रास्ते में मिले थे। अवश्य ही वो कोई सिद्ध पुरुष होंगे, शायद वो मेरी मदद कर सके और मेरे परिवार की सुरक्षा हो सके। रात होने को होती है। कमलेश बाबा से कल सुबह मुलाकात का निश्चय करके सोने जाता है। इधर ब्रजेश बिस्तर पर पड़ा है। उसके जहन से उस स्त्री की भयानक छवि अभी भी नहीं जा रही। वो परिवार की सुरक्षा के लिए चिंतित है, पर थकावट के कारण उसके पलक बंद हो जाते हैं। जैसे ही कमलेश आंख बंद करता है, उसे आभास होता है जैसे उसके शरीर का भार बढ़ गया। उसे झांत होता है कि कोई उसके ऊपर बैठा है, पर वो आंख खोलने की हिम्मत नहीं कर पाता। तेरा मुझसे है पहले का नाता, कोई यूं ही नहीं दिल लुभाता। फिर उसी गाने के एक सीतकार भरे स्वर ब्रजेश के कानों में पड़ते हैं। बाबूजी, एक दिन तो बीत गया, अब 14 दिन और बचे हैं आपके परिजनों और आपके पास। भयानक हंसी के साथ ब्रजेश का भार कम हो जाता है। वो जा चुकी थी, पर साथ ही जा चुका ब्रजेश का चैन, उसकी आंखों की नींद। सुबह होते ही कमलेश को पता चलता है कि ब्रजेश को फिर वो बला की मौजूदगी का एहसास हुआ था। ये जानने के बाद वो तुरंत साधु से मिलने निकल पड़ता है। कमलेश नदी किनारे मंदिर के पास पहुंच चुका था। वह आसपास बाबा को तलाशने की कोशिश करता है, पर बाबा का कहीं पता नहीं चलता। निराश होकर कमलेश मंदिर में प्रवेश करता है। उसके चेहरे पर चिंता के भाव होते हैं। वह आंखें बंद कर मन में भगवान शिव का ध्यान करता है और प्रार्थना करता है कि कोई मार्ग मिले जिससे उसके परिजनों की रक्षा हो सके। तभी उसके कानों में उद्घोष सुनाई पड़ता है। कमलेश पीछे मुड़ता है तो उसे भगवा वस्त्रधारी एक अत्यंत आभा मंडल से सुशोभित तपस्वी के दर्शन होते हैं। अगले ही क्षण कमलेश तपस्वी के चरणों में होता है और अश्रु की धारा आंखों से बहाते हुए बाबा से सहायता और दया की याचना करने लगता है। तपस्वी उसे उठाते हुए कहते हैं, वत्स्य, मैं तो सहायता के लिए ही आया हूं। तेरे भाई को सावधान किया था मैंने, पर वह माया के जाल में उलझ ही गया। कमलेश बोल पड़ा, वह अभी नादान है महाराज। उसने अभी आप जैसे महात्माओं का सम्मान करना नहीं सीखा। उसके व्यवहार के लिए उसे क्षमा करे, क्योंकि अबोध को क्षमा देना और अपने ज्ञान से उनकी रक्षा करना ही आप जैसे साधुओं का काम है। मुझ पे कृपा करे महाराज। साधु बाबा कमलेश के मीठे वचन से खुश हो गए और बोले, पुत्र, मनुष्य को अपने प्रश्नों के उत्तर स्वयं तलाश करने होते हैं। बिना परिश्रम किए कुछ नहीं मिलता, इसलिए तुझे कठिन परिश्रम करना होगा, तभी तुझे तेरे प्रश्नों के उत्तर मिलेंगे। कमलेश बोल पड़ा, बाबा, मैं अपने परिजनों की सुरक्षा के लिए कुछ भी करने को तैयार हूं, परंतु इस समय भंवर में घिर चुका हूं। इसलिए हे महानुभाव, मेरा उचित मार्गदर्शन करने की कृपा करें। तब वह बाबा बोले कि तेरी समस्या का जड़ जगनेर गांव में है। कमलेश ने बाबा को प्रणाम किया और आंखें बंद की, और जैसे ही आंख खोली बाबा जा चुके थे। कमलेश घर पहुंचता है और ब्रजेश को बाबा से हुई सारी बात बताता है। ब्रजेश बोला, जगनेर, ये तो इकलौता गांव है जो जंगल का रास्ता खत्म होने के बाद और शहर आने के पहले पड़ता है। हो ना हो वो स्त्री रूपी बला उसी गांव जाने की बात मुझसे कर रही थी। ये सुन कमलेश को संतोष हुआ कि वो सही दिशा में है और वह कल सुबह ही जगनेर में जाकर पता करेगा कि आखिर मुसीबत की जड़ क्या है। यह सोच कमलेश सोने के लिए अपने कमरे में आ जाता है। इधर कमलेश के जाते ही ब्रजेश के कानों में फिर वही मनहूस ध्वनि पड़ती है, तेरा मुझसे है पहले का नाता, कोई यूं ही नहीं दिल लुभाता। कमलेश ने सुबह होते ही अपनी गाड़ी उठाई और जगनेर की ओर निकल गया। जगनेर पहुंचकर उसने अपनी गाड़ी सड़क किनारे खड़ी कर दी और पैदल ही गांव में घूमने लगा। उसने गांव के लोगों से जानना चाहा कि क्या वहां कोई ऐसा आदमी रहता है जो पहले किसी लकड़ी के कारखाने में काम करता था और जिसकी कोई बेटी थी।
ज्यादातर लोगों को इसके बारे में जानकारी नहीं थी, पर उम्र दराज लोग उसकी ये बात पूछने पर डर से व्याकुल हो उठते। ये देख कमलेश को अंदाजा हो गया था कि यहां सब कोई राज जरूर छुपा रहे हैं। निराश होकर वो एक पगडंडी पकड़कर वापस लौट रहा था कि पीछे से किसी ने आवाज दी। कमलेश ने पीछे मुड़कर देखा तो उसे एक वृद्ध किसान दिखाई दिया। आप जिसे खोज रहे हो उस आदमी को मैं जानता हूं। कमलेश ये सुनकर उसके पास गया और बोला, कहां है वो आदमी? कौन है वो? जल्दी मुझे उसके पास ले चलो। उस किसान ने देखा कि कमलेश बहुत बेसब्र हो रहा है तो उसे गांव के बस्ती से दूर एक खुली जगह पर ले गया। वो स्थान किसी जंगल जैसा था और वहां एक झोपड़ी थी। किसान बोला, ये उसी आदमी की झोपड़ी है जिसे आप खोज रहे हो। ये आदमी ही आपके गांव में नदी किनारे लकड़ी के कारखाने में मजदूरी करता था और इसकी एक बेटी भी थी, पर अचानक इसकी बेटी गांव से गायब हो गई। तब से ये रामकृपाल अपना दिमागी संतुलन खो बैठा है साहब। शायद ही ये आपकी कुछ मदद कर सके। रामकृपाल की कहानी सुनने के बाद कमलेश को बहुत बड़ी उम्मीद दिखी। कमलेश जब झोपड़ी के अंदर गया तो देखा कि एक बूढ़ा आदमी जिसके सफेद बाल लंबे हो गए थे और चेहरे पर झुर्रियां साफ दिख रही थीं, वो एक खाट पर लेटा हुआ था। उस बुजुर्ग की हालत ठीक नहीं दिख रही थी। कमलेश उस बुजुर्ग मजदूर रामकृपाल को प्रणाम करता है, पर रामकृपाल कोई जवाब नहीं देता। इस पर कमलेश कहता है, बाबा, क्या आप रश्मि नाम की लड़की को जानते हो? इतना सुनते ही अचानक रामकृपाल उठकर बैठ जाता है। रश्मि, तुम कैसे जानते हो उसे? रामकृपाल घबराहट में पूछता है। जी, मेरा नाम कमलेश कुमार है। मैं नरीपुरा गांव का मुखिया हूं। नरीपुरा गांव का मुखिया? क्या तुम राजकुमार के बेटे हो? रामकृपाल ने हांफते हुए पूछा। जी, आपने सही कहा, कमलेश हैरान होकर बोला। तो उसने जो कहा था वो करने के करीब पहुंच ही गई। रामकृपाल ने लंबी आह भरी। आप किसकी बात कर रहे हैं? मैं कुछ समझा नहीं। कमलेश ने पूछा। मेरी बेटी रश्मि की तो क्या वो बला आपकी बेटी है? वो मेरे परिवार के पीछे क्यों पड़ी हुई है? हैरान कमलेश ने पूछा। हाँ, वो मेरी बेटी थी, पर अब एक बला बनकर नदी और उसके पास के रास्ते में भटक रही है उसकी आत्मा। तुम्हारे परिवार से बदला लेना ही उसका मकसद है। बदला, वो भी मेरे परिवार से? कमलेश बोला। हाँ, मेरी बेटी की मौत का जिम्मेदार तुम्हारे परिवार का सदस्य है, इसलिए वो तुम्हारे पूरे परिवार का विनाश करना चाहती है। बाबा, कृपया मुझे पूरी हकीकत बताइए, कमलेश गिड़गिड़ाने लगा। तो सुनो बेटा, बहुत साल पहले तुम्हारे पिताजी अमन कुमार और उनके छोटे भाई हेमंत कुमार ने मिलकर नदी के किनारे एक लकड़ी के कारखाने की शुरुआत की। आसपास ऐसा कोई कारखाना न होना और जंगल के वजह से लकड़ी की भरपूर उपलब्धता के कारण कारखाना अच्छा चल निकला। नजदीक के गांवों से भी गरीब लोग वहां मजदूरी करने लगे। उनमें से मैं भी एक था जो सुपरवाइजर का काम करता था। मेरी बेटी रश्मि रोज मेरे लिए दोपहर के समय खाना लाती और हम साथ ही भोजन करते। उसकी मां उसके छोटे भाई को जन्म देकर चल बसी थी। रश्मि घर का सारा काम करती और भाई को भी संभालती। उसकी उम्र 18 साल हो चुकी थी। अब मुझे उसकी शादी की भी चिंता सताती और उसके चले जाने के बाद घर के कामों की भी। एक दिन कारखाने में खाना खाते वक्त उसने मुझे बताया कि वो तुम्हारे चाचा हेमंत से प्रेम करती है और दोनों शादी करना चाहते हैं। ये सुन मुझे बहुत खुशी हुई। मैंने उसे वादा किया कि उन दोनों के रिश्ते की बात मैं ठाकुर साहब से जरूर करूंगा, पर होनी को कुछ और मंजूर था। ठाकुर साहब यानी तुम्हारे दादा को उनके प्रेम की बात कहीं और से मालूम पड़ गई। वो गुस्से से तिलमिला उठे। उन्हें अपने से छोटी जाति में रिश्ता करना मंजूर ना था। उन्होंने उन दोनों को दूर करने के लिए तुम्हारे चाचा को विदेश भेज दिया। हेमंत रश्मि से सच्चा प्यार करता था। वो वहां से भी चिट्ठी या टेलीफोन से उसके संपर्क में था। उसने उसे भरोसा दिया कि पिताजी का क्रोध कुछ दिन में शांत हो जाएगा और फिर वो दोनों एक हो जाएंगे। लेकिन इसी दौरान हेमंत के लिए बहुत ही बड़े ठाकुर की बेटी का रिश्ता आया। तुम्हारे दादाजी ने जब हेमंत से बात की तो उसने साफ कह दिया कि वो सिर्फ रश्मि से शादी करेगा। तुम्हारे दादाजी को यह बात मालूम थी कि रश्मि के होते हुए वो हेमंत की शादी कहीं और नहीं कर पाएंगे। एक दिन सुबह ठाकुर साहब कारखाने में पधारे और मुझसे कहा कि वो एक बार रश्मि से मिलना चाहते हैं, इसलिए जब वो खाना लेकर आए तो उसे कारखाने के नीचे गोदाम में भेज दूं। उस दिन जब रश्मि खाना लेकर पहुंची तो मैं उसे गोदाम में ले गया और खुद बाहर खड़ा होकर उसे अंदर भेज दिया।
ठाकुर साहब ने रश्मि को बहुत समझाया कि वो हेमंत को भूल जाए, पर रश्मि किसी भी हाल में नहीं मानी। तभी ठाकुर साहब का इशारा पाकर गोदाम में मौजूद एक आदमी ने रश्मि के पेट में खंजर उतार दिया। मैं ये देख अंदर दौड़ कर गया, पर मुझे पकड़ लिया गया। ठाकुर साहब ने मुझे धमकी दी कि अगर मैंने अपना मुंह खोला तो मेरे बेटे के साथ भी यही सब होगा और मैं भी नहीं बच पाऊंगा। उन्होंने रश्मि को गोदाम में तड़पते छोड़ उस कमरे में ताला मरवा दिया और मुझे नौकरी से निकाल घर भेज दिया। इस वारदात के कुछ दिनों के बाद कारखाने में अजीब अजीब घटनाएं होने लगी और धीरे धीरे वो पूरी तरह से ठप्प हो गया। तब से उस रास्ते पे न जाने कितनों को शिकार बना चुकी है। वो एक दिन मेरे सपने में आकर मुझे कहा था उसने कि उसकी मौत के जिम्मेदार परिवार का खात्मा ही उसका लक्ष्य है, पर मंदिर की वजह से वह गांव में नहीं पहुंच पाती थी। पर वो तो मेरे भाई के पीछे पड़ गई है और मेरे घर भी आ चुकी है, कमलेश ने कहा। उसके लिए उसने जरूर तुम्हारे भाई के जिस्म में प्रवेश किया होगा, तभी वो घर तक पहुंच पाई, रामकृपाल बोला। तो मेरे परिवार की रक्षा का कोई उपाय तो होगा बाबा? कमलेश ने उम्मीद भरी आंस के साथ रामकृपाल से पूछा। रामकृपाल बोले, मैंने जवानी में कुछ दिन तंत्र साधना में बिताए हैं। इस आधार पर कह सकता हूं कि अगर किसी तरह तुम उस गोदाम में जाकर रश्मि के शरीर को जला दो और तुम्हारे दादाजी को कानूनी प्रक्रिया से सजा दिला सके तो तुम्हारे भाई के शरीर को वो छोड़ देगी और उसकी आत्मा को शांति मिल सकेगी। रामकृपाल से सारी कहानी सुनने के बाद कमलेश वहां से निकल चुका था। रास्ते में ही उसे दादाजी का फोन आया कि ब्रजेश की तबीयत बहुत खराब होती जा रही है और वो अजीब तरह का व्यवहार कर रहा है। कमलेश को अपने गांव पहुंचते हुए रात हो गई। तभी अचानक उसे ध्यान आया कि इस राज का पता करते करते 14 दिन बीत चुके हैं और आज ही वो अमावस्या की रात है। कमलेश किसी भी कीमत पर अपने परिवार को बचाना चाहता था। उसने जल्दी से जल्दी कारखाने पहुंचकर रश्मि के शरीर को जला देने का निश्चय किया। उसने अपनी गाड़ी जंगल के छोटे रास्ते से नदी की ओर दौड़ा दी। काली अमावस की रात में जंगल के सन्नाटे को चीरते हुए उसकी कार दौड़ी जा रही थी। नदी के करीब पहुंचते ही अचानक उसे सामने से कोई आता हुआ दिखाई दिया, पर अंधेरे के वजह से वो ठीक से देख नहीं सका, बस गाड़ी धीमी कर दी। गाड़ी उस आदमी के थोड़ा करीब पहुंचने पर कमलेश हैरान रह गया, क्योंकि सामने से और कोई नहीं, उसका छोटा भाई ब्रजेश अजीब तरह से चल के आगे बढ़ रहा था और उसके हाथ खून से सने थे। कमलेश ने गाड़ी रोक दी और नीचे उतर गया। भाई तू यहां क्या कर रहा है? कमलेश ने पूछा। जवाब में ब्रजेश अजीब सी डरावनी शक्ल बनाने लगा और एक लड़की की आवाज ब्रजेश के मुंह से निकली। तेरा मुझसे है पहले का नाता, कोई यूं ही नहीं दिल लुभाता, जाने तू या जाने ना, माने तू या माने ना। कमलेश बुरी तरह सहम उठा। यह गाना तो वो बला गा रही थी जब वो भाई से उस दिन जंगल में मिली थी। कमलेश ने मन में सोचा। वो समझ गया कि उसके भाई ब्रजेश के शरीर में वो रश्मि है। कमलेश गिड़गिड़ाते हुए बोला, छोड़ दो मेरे भाई को, उसने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? गलती मेरे दादाजी की थी ना, तो मैं उन्हें कानूनी तौर पे सजा दिलवाऊंगा, ये वादा करता हूं तुमसे। तू क्या इंसाफ दिलाएगा मुझे? मैंने तो कब का तेरे दादाजी आदरणीय ठाकुर साहब को परलोक पहुंचा दिया और अब तुम दोनों भाइयों की बारी है। कमलेश दादाजी की मौत की खबर सुनकर जमीन पर बैठ गया। वो लगभग अंदर से टूट सा गया, पर तभी उसे अपने जान से प्यारे भाई की फिक्र हुई, जिसके अंदर उस आत्मा ने कब्जा किया हुआ था। वो फुर्ती से गाड़ी में बैठा और उस बला के बगल से गाड़ी तेजी से भगाता हुआ कारखाने के सामने पहुंच गया और नीचे उतरकर गोदाम की तरफ भागा, जहां उस रश्मि का शरीर था। तभी सामने से वो बला भी उड़ती हुई आई और कमलेश पर वार करने के लिए उसे पकड़ना चाहा, पर कमलेश को हाथ लगाते ही उस आत्मा को जोर का झटका लगा और वो दूर जाके गिर गई। तभी कमलेश की नजर उसके गले में लटके हुए ओम के लॉकेट पे गई, जो उसे उस दिन मंदिर में मिले तांत्रिक बाबा ने सुरक्षा के लिए दिया था। उस बला के उठने से पहले ही कमलेश गोदाम के कमरे में घुस गया और उस बला रश्मि का मृत शरीर ढूंढने लगा। तभी उसकी नजर जमीन पे बिछी कालीन पे पड़ी। उसे हटाते ही नीचे एक कंकाल मिला, जो बुरी हालत में था और पूरे कमरे में बदबू भरी हुई थी। कमलेश समझ गया कि ये रश्मि का ही शरीर है। उसे जलाने के लिए क्या किया जाए, ये सोच ही रहा था कि उसे सामने लकड़ी के दराज पे ड्रम दिखा।
उसने उसे नीचे उतरा तो ड्रम के अंदर डीजल भरा था, जो शायद कभी कारखाने के जनरेटर को चलाने के लिए रखा होगा। उसने डीजल को रश्मि के कंकाल पे उड़ेल दिया, पर तभी ब्रजेश के शरीर के अंदर घुसी रश्मि उड़ती हुई आई और एक जोर का झटका कमलेश को दिया। इस झटके से कमलेश गोदाम की दीवार से टकराया और नीचे गिर पड़ा। उसे ध्यान आया कि डीजल निकलते वक्त उसके गले की माला जमीन पर गिर गई थी, जिसके कारण अब रश्मि उस पर वार कर सकती थी। इधर रश्मि ब्रजेश के शरीर में बहुत गुस्से में थी और उसकी आंखें लाल हो चुकी थीं। कमलेश समझ गया कि अब वो उस पर आखिरी वार करेगी और अगर उसने जल्द कुछ ना किया तो बच नहीं पाएगा। तभी उसे अपनी जेब में कुछ महसूस हुआ। जब कमलेश ने बाहर निकाल के देखा तो वो उसका लाइटर था। इधर रश्मि कमलेश पर हमला करने के लिए तेजी से लपकी, पर कमलेश ने तेजी दिखाते हुए लाइटर जलाया और कंकाल पर फेंक दिया। इससे पहले कि रश्मि कमलेश तक पहुंच पाती, कंकाल ने आग पकड़ ली और ब्रजेश के अंदर मौजूद रश्मि की रूह चीखने लगी। कंकाल के पूरी तरह जल जाने पर ब्रजेश का शरीर शांत हो गया और जमीन पर गिर पड़ा। उस बला का आखिरकार अंत हो चुका था। कमलेश किसी तरह ब्रजेश को होश में ले आया और उसे पूरी बात बताई। दोनों भाई घर पहुंचे तो ठाकुर साहब की लाश देख ब्रजेश रोने लगा। उसे इस बात का दुख था कि उसके हाथों दादाजी का खून हो गया, पर कमलेश ने उसे समझाया कि दादाजी को उनके कर्मों का फल मिला। फिर दोनों भाइयों ने मिलकर ठाकुर साहब का अंतिम संस्कार किया। आगे चलकर दोनों भाइयों की शादी हो गई और वो खुशी से परिवार के साथ रहने लगे। पर आज भी गांव वालों के दिल में एक डर है, इसलिए अब भी वे लोग उस मनहूस नदी के खौफनाक रास्ते पर जाने से बचते हैं। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके बताएं, तथा साथ ही आप अपना नाम और आप किस जगह से यह कहानी सुन रहे हैं कमेंट करके बताएं, जिससे हमें पता चल सके कि कौन कौन हमारी कहानी सुन रहा है। और अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब कर लो, जिससे आप तक हमारी हर कहानी आसानी से पहुंच सके। मिलते हैं एक और डरा देने वाली कहानी के साथ। धन्यवाद।